10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के उन 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि आज हम उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने एक ही चीज बोलनी है बार बार कि अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेक्शन 11 कर लिया ना, समझ लीजिए आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर ली। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 11 बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं और बहुत सारी जजमेंट्स हैं। तो विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ सेक्शन 11 यू आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द मैटर रिलेटेड टू द टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू गो थ्रू इन डिटेल्स विद सेक्शन 11, जिसमें सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में मैंने आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी 4 पॉइंट्स, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इन दोनों को रिकैप कर देता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के पास है और वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है और उससे कोई इनकम अराइज होती है, माइंड इट, अगर उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम अराइज होती है तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी उस लिमिट तक जिस लिमिट तक उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी उस इनकम को अप्लाई किया हो। क्या किया हो? अप्लाई किया हो। यानी अगर मेरे पास कोई बिजनेस है, ट्रस्ट में मैं ट्रस्ट चलाता हूं, मेरी 1 करोड़ की इनकम हुई, रेवेन्यू हुई, और मेरा पर्पस कुछ सोशल वर्क करना हो, जो भी हो, हॉस्पिटल वगैरह रन करता हूं, अगर मैंने उस 1 करोड़ की रिसीट से, रेवेन्यू इनकम से या इनकम से मैंने उसी बिजनेस पे उसी ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए कुछ खर्च किया है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अब चाहे वो कैपिटल नेचर का एप्लीकेशन हो चाहे रेवेन्यू नेचर का एप्लीकेशन हो, वो एप्लीकेशन ही माना जाएगा। कहा गया कि कम से कम आपको 85% का तो एप्लीकेशन करना ही करना है। यानी 15% का मैंने आपको हिंट भी दिया था लास्ट सेशन में कि वो 15% आपको एक जनरल एग्जेम्पशन मिलती है, यानी फ्लैट रेट का स्टैंडर्ड डिडक्शन एग्जेम्पशन है 15% का, बात ही खत्म। यानी कि अगर 100 रुपए आपको मिलते हैं देन 15% इज एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, दैट इज ओके। यू कैन स्पेंड दिस मनी इन फ्यूचर फॉर सोशल और चैरिटेबल पर्पसेस, दैट्स इट। अच्छा, रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी उसी में बात करेंगे आप। तो अगर जो भी इनकम आई है उसका कम से कम 85% आपको उसी साल अप्लाई करना होगा। मैंने कहा उसको 85% तक अप्लाई करना होगा। 15% का जनरल एग्जेम्पशन दिया गया है। जितनी आप इनकम अप्लाई करेंगे उतना आपको एग्जेम्पशन मिलता चला जाएगा। डी में क्या था कि अगर आपको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है विदाउट एनी, अगर आपको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, 2 तरीके से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सामने वाला आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे करके कोई अमाउंट देता है, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, या विदाउट एनी डायरेक्शन या कोई बिना स्पेसिफिक डायरेक्शन के आपको कोई अमाउंट दिया जाता है। तो कहा गया अगर कोई आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन से जिससे कि वो कॉपस का पार्ट बन जाए, कॉपस का पार्ट बन जाए, subject to that condition that voluntary contributions are invested or deposited in one or more of the forms or modes specified in section 11 subsection 5 maintained specifically for such corpus, that's it। हम ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, चूंकि आगे हम लोग 11 सबसेक्शन 5 हम नहीं देखे तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझे, अगर मुझे कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो भी कॉपस का मिलता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। यानी किसी ने मुझे कोई पैसा दिया, वॉलंटरी दिया, और मुझसे कहा इस पैसे को इस पर्पस के लिए यूज करना, वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्लूड दोस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर हियर। इज इट क्लियर? इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हम सेक्शन 12 जाएं तो मैंने लास्ट सेशन में भी मैंने आपको उसका हिंट दिया था, दिखाया था सेक्शन 12 को। ये
अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है होली और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, एस्टेब्लिश होली फॉर सच पर्पसेस, shall for the purpose of section 11 deemed to be the income derived from property charitable और religious purpose के लिए मान लिया जाएगा और उसके हिसाब से अप्लाई किया जाएगा। ये सेक्शन 12 करता है और उसकी हेडिंग है इनकम ऑफ ट्रस्ट। नॉट बीइंग कंट्रीब्यूशन मेड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी सेक्शन 12 में वो शामिल है जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1D में शामिल नहीं है। मेरी बात ढंग से समझें, सेक्शन 11 1D कहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला हो, वो कॉपस का हिस्सा बन गया हो, और सेक्शन 12 कहता है हम उस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जो कॉपस का हिस्सा नहीं बना, वो इनकम मान लिया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम जब सेक्शन 12 देखेंगे तो और डिटेल समझ में आएगी। हम आपको थोड़े कंफ्यूजन में यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ आपको इतनी चीजें तो समझ में आई ना कि एक 15% का फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है, मान लेते हैं फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है, जो भी 85% होती है उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा मैंने कहा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ मिलता है, जो कॉपस ऑफ द फंड बन जाता है, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। when is the income set to be applied for charitable or religious purposes under section 11? कब किसी इनकम को मान लिया जाएगा कि वो सेक्शन 11 के पर्पसेस के लिए अप्लाई की गई है? कब माना जाएगा कि किसी इनकम का एप्लीकेशन हुआ है? अब एप्लीकेशन की बात आती है तो बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे डिसीजंस हैं, डेप्रिसिएशन को लेकर के, लोन को लेकर के, पारी पारा आराम से लाइन बाय लाइन हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैंने कहा पहले हम चीजों को अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर उन सब चीजों को एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे। जैसे कुछ चीजों को हमने लास्ट सेशन से उठाकर फिर आज एक्यूमुलेट किया ना, हाँ या ना, उसी तरह से आज वाली चीजों को लास्ट सेशन को बुलाकर थर्ड सेशन में एक्यूमुलेट करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि कब हम मानेंगे सेक्शन 11 के हिसाब से आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम की है। पहला बताया गया अगर आपने इनकम एक्चुअल में अप्लाई की है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए, मेरे पास पैसा आया, मैंने खर्च कर दिया, दैट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन, दैट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। तो वो जो मैंने कहा था ना, जो अमाउंट आता है उसको हम खर्च कर देते हैं, तो वो मेरा एप्लीकेशन मान लिया जाता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो अगर कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम अर्न होती है तो उसके इनकम का एप्लीकेशन होना जरूरी है, खर्च होना जरूरी है, कम से कम 85%। दूसरा, इनकम डीम टू हैव बीन अप्लाइड, कुछ जगहों पर इनकम डीम टू हैव बीन अप्लाइड मान लिया जाएगा, भले ही वो एप्लीकेशन ना हुआ हो इनकम, लेकिन मान लिया जाएगा सेक्शन 11 के पर्पस से कि वो भैया एप्लीकेशन हो गया। सर वो कब माना जाएगा वो तो बताइए ना। आपने अब तक हमको केवल इतना क्लियर किया है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम है तो उसको स्पेंड करना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है, कम से कम 85% अप्लाई करना जरूरी है, 15% का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन कब माना जाएगा? जब एक्चुअल में खर्च हो जाएगा तब। यस। दूसरा, जब डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड मान लिया जाएगा, डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड मान लिया जाएगा। कब आप डीम्ड मानना मतलब मानना, कब अप्लाई मान लिया जाएगा, अब उसकी बात करते हैं। आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की ओर। देखिए अभी हम लोग सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ही देख रहे हैं, अच्छी बात है ना जी। अब उसमें कई सारे एक्सप्लेनेशन है, अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो हमने ऊपर बताया ना कि अगर कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसका जब हम 15% का कंट्रीब्यूशन का 15% के एक्यूमुलेशन की बात करते हैं कि ये 100 है इनकम है, उसका कम से कम 85% हमको यूज करना है। 15% फ्लैट डिडक्शन है, जनरल एग्जेम्पशन है, ये 15% एक्यूमुलेट और सेट अपार्ट करते हैं, किस लिए, कहां करते, क्या होगा इसका। जब हम 15% का कैलकुलेशन करते हैं, जिसको एक्यूमुलेट करना है, सेट अपार्ट करना है, यानी कि 100 रुपए की इनकम का 15%, तो एनी सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज आर रेफर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ द इनकम। तो जो हमने सेक्शन 12 बताया ना, ये इनकम होती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के मिलती है, तो वो भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, वो भी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ द इनकम माना जाएगा। चलिए ये आएगा न्यूमेरिकल, तब उस समय हम उसको शामिल करेंगे। दूसरा, अगर ढंग से सुनेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसको हमें बताना है आज, जो बेसिक पर्पस है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज 2 है, कहता है इफ इन द प्रीवियस ईयर द इनकम अप्लाइड टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस इन इंडिया फॉल्स शॉर्ट ऑफ 85% ऑफ द इनकम। अगर मुझे 100 रुपए मिला था और मुझे 85% अप्लाई करना था, लेकिन मैं 80% ही कर पाया,
तो मुझे 85% अप्लाई करना था, बट मैं एक्चुअल में 80% ही कर पाया, तो उस 5% का क्या? तो कहता है इनकम ड्राइव ड्यूरिंग दैट ईयर फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और एज द केस में भी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बाय एनी अमाउंट। अब वो जो 80% मैंने यूज किया, वो 5% मैं यूज नहीं कर पाया, तब मेरे ऊपर वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। गवर्नमेंट तो कहेगी लाओ टैक्स लाओ, लेकिन अरे भाई मेरा पर्पस उस 5% को बचाने का नहीं था, मेरा 5% उसको खर्च करना ही है। आज नहीं तो कल मैं उसको खर्च करूंगा। जानते हो, मैंने सरकार से कहा, जानते हो, सरकार ने कहा बताओ, मैंने कहा जानते हो मैंने ये 5% शॉर्ट क्यों कब पेमेंट किया या अप्लाई कम क्यों किया? तो सरकार ने कहा बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे वो अमाउंट मिला ही नहीं था। अमाउंट मैंने इनकम में लिख दिया था, एक्री हो गया था, सामने वाले को देना था, सामने वाले ने दिया नहीं, और मैं खर्च कैसे कर दूं? For the reason that the whole or any part of the income has not been received during that year. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर, गवर्नमेंट को जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% जो मैंने स्पेंड नहीं किया, एक्चुअल में अप्लाई नहीं किया, वो इस रीजन से नहीं किया क्योंकि मुझे वो अमाउंट उस साल तो मिली ही नहीं थी। जब एक्चुअल में रिसीट ही नहीं हुई तो मैं अप्लाई कहां से करूंगा? तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जिस साल तुम्हें ये इनकम रिसीव्ड होगी ना, जिस साल तुम्हें ये इनकम रिसीव्ड होगी ना, उस साल अप्लाई कर देना, और या फिर उसके अगले साल अप्लाई कर देना। यानी अगर मेरे को 100 रुपए मिला, मुझे 15 का एग्जेम्पशन मिल गया, 85 मुझे अप्लाई करना था, मैंने केवल 50 अप्लाई किया, 35 नॉट रिसीव्ड है। मैंने गवर्नमेंट को कहा नॉट रिसीव्ड है, प्रीवियस ईयर 22, 23 में नॉट रिसीव्ड है, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा ले लो, हम तुम्हें माफ कर दे रहे हैं, लेकिन ये 35 जो तुम माफी मांग रहे हो ना, ये तुम्हें प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल गया। 35 तुम्हें मिल गया ना? हाँ मिल गया। तो इसको एक काम करो, इसको 24-25 में अप्लाई कर दो, या फिर 25-26 में अप्लाई कर देना, जिस साल मिला हो या उसका फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर। दैट्स इट। इन सालों में तुम्हें, इन ईयर्स में तुम्हें इस पैसे को यूज कर लेना है, तो हम मान लेंगे जो आपको छूट ऊपर मिली थी वो ठीक मिली थी। बात समझ में? लेकिन अब फिर आपके सामने एक सवाल पैदा होगा, सर हमको ये पैसा मिला ना 24-25 में, लेकिन हम ना इसका यूज कर पाए 24-25 और 25-26 मिलाकर हम इसको यूज कर पाए केवल 25, तो ये जो 10 बच गया ये क्या होगा? उड़ी बाबा, ये 25-26 में टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना चाहिए। कितना सिंपल है भाई, देखो ना, कहानी बनी हुई है एक। अब उसको मैं एक्ट की नजर से पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तो आपको टेंशन होगी। सो सिंपल। अब बात समझ में आई? तो अगर मैंने पहला रीजन गवर्नमेंट को ये बताया कि 85% एप्लीकेशन नहीं हुआ इनकम का ड्यू टू नॉन रिसीविंग ऑफ द इनकम, देन यस, द सेम सिस्टम विल प्रिवेल। बट इफ देयर इज एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन, ये वाला रीजन छोड़ करके रिसीव नहीं हुआ, इसके अलावा का कोई रीजन फॉर एनी अदर रीजन, अब आप कोई भी रीजन ढूंढो, पैसा नहीं लगा पाया, पैसा खर्च नहीं कर पाया, I didn't do that intentionally, I was very much interested to apply that income, but due to uncontrollable situations or condition I didn't do that। आप इस तरह के कुछ बोलते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, बोलो, अगर कोई दूसरा रीजन है तो सोचो, मतलब कुछ भी बोल दो। तो जितना आप अमाउंट अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो उस प्रीवियस ईयर में जिस साल आपको अप्लाई कर देना चाहिए था, उसके अगले साल आप अप्लाई कर दीजिए। अरे तो सर आप तो फालतू में फिर बता रहे हैं। अरे नहीं भाई, अब जब ये कंडीशन आती है ना कि उसके अगले साल कर देना, तो इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ जाती है कि आपको ना अपना ये ऑप्शन कि हम अगले साल इस इनकम को अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने ITR में क्लियरली शो कर देंगे कि ये अमाउंट ऑफ इनकम है जो मुझे अप्लाई करना था। मुझे 85% अप्लाई करना था, बट एक्चुअली मैं 75% कर पाया। 10% का रीजन कुछ भी हो सकता है, नॉट रिसीविंग का छोड़ करके। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक, ये 10% को भी हम माफ कर देते हैं,
लेकिन अगले साल इसको यूज जरूर कर लेना, नहीं तो ना करने पर अगले साल ये टैक्सेबल हो जाएगा। इन विच द इनकम वाज ड्राइव एंड द इनकम सो डीम्ड, ठीक है ये मैंने बता दिया, हो गया भाई। इफ सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, मैं ढंग से फिर सुने ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज सच इनकम शेल नॉट बी डीम टू हैव बीन अप्लाइड। ये 10% वाला जो था 85 था, करना था 75 किया, 10% मुझे रीजन नहीं मालूम, मतलब कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो, नॉन रिसीविंग वाला छोड़कर, डीम टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड, मान लिया जाएगा, वो भी यूज कर लिया। दो, it is actually spent at a later date. In this case, as such income is deemed to have been applied during the previous year in which it was derived, it shall not be treated as application of income in the previous year in which it is actually spent. तो ये बोलता है कि ठीक है, अगले साल हम मान लेंगे उसका खर्चा हुआ, तो पहले साल की डिडक्शन आपने एग्जाम्पशन ले ली, दूसरे साल खर्च किया, लेकिन दूसरे साल खर्च किया, अब आप दूसरे साल में ये नहीं कह सकते कि ये दूसरे साल की एप्लीकेशन है, भैया ये पहले साल वाली ही एप्लीकेशन आपको यूज करने के लिए सेकंड ईयर में दी गई है। तो सेकंड ईयर का जब स्पेशली सेकंड ईयर की रिसीट और एक्सपेंसेस करेंगे तो उसमें ये 10 शामिल नहीं करेंगे, वो फर्स्ट ईयर का ही एप्लीकेशन है। अब बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। व्हाट आर द कंसेक्वेंसेस इफ द इनकम फॉर द, ये मैंने बता दिया आपको कि अगर यूज नहीं कर पाए ये मौका मिलने के बावजूद तो किस साल होगा। ये एग्जाम्पल्स दो दिए हुए हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुना देता हूं। कहता है if the income of previous year 22-23 is received 23-24, no 24-25 को मिला है, अब 22-23 का 24-25 में मिला है, तो 22-23 में हम यूज नहीं कर पाए, नॉन रिसीविंग ऑफ द इनकम, तो कहा गया तो 24-25 में मिला ना, तो 24-25 और या फिर 25-26 में यूज कर लो, इन 2 सालों में आप यूज कर लो, ठीक। और अगर आप नहीं यूज कर पाते हो इन 2 सालों में, तो ये आंसर आएगा, ये इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26। लास्ट डेट कौन सी थी? ये थी ना 25-26, ये थी ना ये, तो 25-26 मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई दूसरा रीजन है, इफ द इनकम इज रिसीव्ड 28 जनवरी 2024 को, लेकिन चूंकि समय मेरे पास कम था, मिल तो गई थी इनकम, लेकिन एप्लीकेशन के लिए मुझे थोड़ा समय भी तो चाहिए। मान लो मुझे आज कोई 1 करोड़ दे दे, अचानक 10 करोड़ दे दे, 100 करोड़ दे दे, कह दे कल तक खत्म करो, अरे भाई कैसे खत्म कर लो, जेन्युइन तो हो। तो हमें मिला तो था पैसा, लेकिन हम नहीं खर्च कर पाए, हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो उसी साल मिला था तो नहीं कर पाए, तो ये हम अगले साल कर लेंगे, और अगर अगले साल नहीं कर पाए तो अगले साल के अंदर ये टैक्स लग जाएगा। एग्जाम्पल भी देखिए ना, पूरा पॉइंट खत्म हो गया, लाइन बाय लाइन कहानी की तरफ पढ़ लिया, कहानी खत्म। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इज ओवर, एज वेल एज नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अगेन, it's the most important. Explanation number 1 was important as well as your explanation number 2. Explanation जब 1 पढ़े 2 पढ़ेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में हमने देखा ये रिसीव नहीं हुआ था पैसा, या रिसीव हो गया था, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो कहता है अगर हमने ये पैसा किसी फंड को दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया, यूनिवर्सिटी को दे दिया, या किसी हॉस्पिटल को दे दिया जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है, या किसी ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को दे दिया जो सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, तो अगर मैं किसी ट्रस्ट को, फंड को, इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को या मेडिकल इंस्टीट्यूशन को सेक्शन 1023C वाले जितने भी हैं उनको अगर मैं ये पैसा दे दूं, तो क्या ये मान लिया जाएगा ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है? पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैं अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दूं, एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को पैसा दिया, एक ट्रस्ट ने दूसरे एनजीओ को पैसा दे दिया जो रजिस्टर्ड है, हाँ या ना, तो उसको भी मान लिया जाएगा, यस दैट वुड बी ट्रीटेड एज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। यस एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। बोलो ना क्या मान लिया जाएगा, लिख लो कहीं पर, यस इन द नॉर्मल कोर्स इट विल बी ट्रीटेड एज द एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। सो सिंपल, एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को दिया, एक ट्रस्ट ने दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दिया, एक इंस्टीट्यूशन ने दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड है, एक ने पैसा दूसरे को दिया, यस एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। वो 85% का कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आ करके बात रुकी कहां पर, ये बात रुकी कि अगर ये एप्लीकेशन जो दे रहा है डोनर, कंट्रीब्यूटर, जिसको अप्लाई करनी थी इनकम,
उसने ना सामने वाले को ना कैसे दिया, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया, ताकि वो सामने वाले का कॉर्पस बन जाए। कॉर्पस मतलब स्पेसिफिक फंड बन जाए, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए फंड बन जाए। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड ने दूसरे इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड को कोई पैसा दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक, ओके है, लेकिन एप्लीकेशन डायरेक्ट ऐसे ना करके कॉर्पस की तरह दिया, ये लो बिल्डिंग बनाने के लिए, अरे 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 अरे, तो भैया उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ पैसा दोगे तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ जब किसी को पैसा मिलता है तो माफ हो जाता है, वो तो इनकम का हिस्सा बनता ही नहीं। स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ कोई पैसा आया तो वो एग्जेम्प्ट है। कॉर्पस फंड एग्जेम्प्ट होता है। अगर मुझे कॉर्पस फंड कहीं से मिल रहा है और मैं एनजीओ हूं, रजिस्टर्ड हूं, तो मेरा एग्जेम्प्ट है, इनकम की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो इधर से एप्लीकेशन किया मैंने कॉर्पस की तरह, तो मेरा हाँ हो गया और सामने वाले को मिल गया, लेकिन सामने वाले ने यूज ही नहीं किया उसका ना, जिस पर्पस के लिए मुझे यूज करना था। मुझे कॉर्पस में यूज नहीं करना था, उसको नॉर्मल यूज करना था, अप्लाई करना था अमाउंट को। जरा देखें, यहां मैंने उसका रीजन भी बताया है, हाउ दिस एक्सप्लेनेशन टू वर्क्स आफ्टर अमेंडमेंट। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट है, पहले ऐसे था कि हाँ मिल जाता था, तो बाद में ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। ट्रस्ट ए रजिस्टर्ड है और उसकी अनअप्लाइड इनकम 10 लाख है प्रीवियस ईयर में। अब ट्रस्ट ए ने वो डोनेशन ट्रस्ट बी को 10 लाख रुपए का दे दिया, जो खुद भी रजिस्टर्ड है। अब अमेंडमेंट के पहले था ट्रस्ट वॉज ट्रीटेड दैट इनकम हैज बीन अप्लाइड। अब मेरे लिए तो मान लिया गया, मैंने पैसा दिया, मेरे लिए एप्लीकेशन मान लिया गया, मुझे माफी मिल गई। और ट्रस्ट ए नॉट वाइल ट्रस्ट बी, हाँ, and in the hands of trustee the same is not form part of the income cause it is given in the form of the corpus fund। ठीक, तो जो लेने वाला है उसके हाथ में भी वो टैक्सेबल नहीं हुआ। एंड ट्रस्ट बी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई, वो उसको तो अप्लाई करने का उसके पास झंझट ही नहीं रहा। मेरे ऊपर अप्लाई करने का झंझट था, मैंने उसको एज अ कॉर्पस फंड की तरह अप्लाई कर दिया, मेरे यहाँ माइनस हो गया अप्लाई मानते हुए, और सामने वाले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बीच में से आपने चेन तोड़ दी। तो बाद में अमेंडमेंट आया, ना 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 ना, यही अमेंडमेंट आया कि मेरे लिए वो अप्लाई नहीं माना जाएगा, सामने वाले के हाथ में तो वैसे ही है, क्या टैक्स नहीं लगना। रुपीज 10 लाख shall not be treated as the application of the income charged to tax accordingly, that's it। ये आफ्टर द अमेंडमेंट हुआ। मान लो मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की तरह सामने वाले को दिया, मैंने कहा ये लो पैसा, जहां मर्जी वहां खर्च करो। अब सामने वाले ने ले लिया, मेरे लिए एप्लीकेशन हो गया। एक एनजीओ ने दूसरे एनजीओ, एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए, एप्लीकेशन मान लिया गया। अब मेरे लिए तो माइनस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सामने वाले को मिला। अब उसको उसका कम से कम 85% अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी 85% वाला रूल लगेगा। तो जो पैसा मिलेगा उसका 85% उसको यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इज ओवर। अब बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 एक्सप्लेनेशन पड़ी, थर्ड देख लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन। अब जो जब आप पढ़ते हैं ना, नॉर्मली जब कोई इस सेक्शन को पढ़ाता है या जो आप पढ़ते हैं, तो एक्सप्लेनेशन वाइज या सेक्शन वाइज नहीं बताते आपको, वो एक समराइज वे में, ये कॉपस होता है, ये एग्जेम्प्ट इनकम होती है, 15% फ्लैट डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिल जाता है, इस तरह की ब्ला ब्ला ब्ला। बट यू डिडंट गेट एनी क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेक्शंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। जब आप बेयर एक्ट उठा करके इस तरह से पढ़ने लगते हो तो आपके तोते उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है ये। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बोलता है, मैं अभी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 पर ही अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी तो हम लोग सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 तक पहुंचे ही नहीं। और आपको याद होगा मैंने कहा था 11 सबसेक्शन 5 देखेंगे, 6 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, बस उतना ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, मैंने कहा ये अगर सेक्शन ढंग से आपने कर लिया ना, मजा आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, वही क्लॉज ए क्लॉज बी ऊपर वाले ही, सबसे सेक्शन 11(1)(a), 11(1)(b) उसी की बात चल रही है। तो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, होली और पार्टली दोनों वाले के बारे में बात कर रहा है, तो उनके ऊपर ये सेक्शंस लग जाएंगे। मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया एप्लीकेशन। ये 2 सेक्शंस लग जाएंगे, सेक्शन 40A(1)(a), 40A(3)(a) लग जाएंगे।
40A1A कहता है, अगर आपको पीजीबीपी याद हो तो उसमें मैंने बताया था, इफ एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे एनी पर्सन एंड ऑन विच द टीडीएस वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, and if the person has not deduct or the payer has not deducted the amount of TDS, then in that case the deduction shall not be available to the extent of 30%. 70% आपको डिडक्शन मिल जाती है उस एक्सपेंसेस की, 30% नहीं मिल पाती। मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू दी, now at that time I was required to deduct the amount of tax, TDS was required। लेकिन अगर मैं टैक्स डिडक्ट नहीं कर पाता हूँ, पूरा वहां 40A1A में मैंने बताया था कि अगर टैक्स नहीं डिडक्ट कर पाता तो उस केस में 30% टोटल अमाउंट का डिसअलाउ हो जाता है। वो उस साल अलाउ होता है जिस साल टीडीएस कट जाता है। डिटेल में जाकर आप वहां देख लें। अब मैं वहां उस सेक्शन को जाऊंगा, फिर से 1 घंटा चला जाएगा, तो मुझे वो 1 घंटा नहीं बर्बाद करना। मैं ये मान लेता हूं, अभी आप जाएंगे 40A1A को एक बार देख लेंगे, जिसमें यही बताया गया कि अगर किसी रेसिडेंट है, वो अगर कोई पेमेंट करता है, किसी रेजिडेंट को अगर कोई पेमेंट किया जाता है, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, और उसको कोई पेमेंट ऐसा किया जाना है जिस पर टीडीएस वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट बट टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड एट ऑल, or if it was required, if it was deducted after the completion of the year, then no any deduction to the extent of 30% shall be allowed to the assessee or the payer। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी लगेगी। अगर कोई टीडीएस डिडक्ट करना था किसी पेमेंट पर और टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया था, तो यहां पर भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस में दे दिया है, इफ एनी पेमेंट हैज बीन मेड टू अ रेजिडेंट एसएससी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, 30% शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। 30% को एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा भाई। जितना डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे ना। 100 रुपए मैंने मुझे किसी को देना था, वो मैंने लिख दिया, पेमेंट कर दिया 100 रुपए, मुझे उस पर 5 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना था, तो मुझे सामने वाले को 95 देना था, 5 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स का देना था। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा दे दिया, टैक्स नहीं डिडक्ट किया। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा जाओ, कि इस केवल 100 में से 70 ही हम मानेंगे एप्लीकेशन हुई है इनकम। मान लो मैंने किसी को 25 रुपए दिया तो उसका केवल 70% ही अलाउड होगा। मान लो मैंने किसी को 1,20,000 दिया, पेमेंट किया खर्चे के नाम पर, तो केवल 84,000 की ही एप्लीकेशन मानी जाएगी, बाकी 36,000 की एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। ये उस साल एप्लीकेशन मानी जाएगी जिस साल आप एक्चुअल में टैक्स को पेमेंट करेंगे। अब समझ में आई बात? यस सर, कोरिलेट कर लेंगे अब आप उस सेक्शन के साथ। हाँ जी। अच्छा, अब ये कहता है 40A3A3, ये क्या कहता है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी को पेमेंट करना है तो आप 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। याद आया? पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपको 10,000 से ऊपर का जो भी पेमेंट होगा वो आपको ऑनलाइन करना है, चेक के थ्रू करना है, अकाउंट पे क्रॉस चेक के थ्रू करना है, ऐसे सारी सिचुएशन थी हुई, आरटीजीएस आईएमपीएस करना है। लेकिन अगर आप उसको वैसे नहीं करते, मान लीजिए मुझे इस साल, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, यही बताया था। अब यहां उसका क्या यूज है, मान लो मुझे किसी को 10 लाख रुपए देना है और एक्रूवल बेसिस पर मुझे उसकी डिडक्शन मिल गई। मुझे किसी को 10 लाख रुपए देना है, मैंने लिख दिया देना है तो देना है, खर्चा हो गया ना, एप्लीकेशन हो गई इनकम की। I'll claim my expenses of rupees 10 lakhs on accrual basis, that's it, I'll get the deduction thereof. But what happens in the next year when actually I made the payment actually in cash? पिछले साल डिडक्शन मिल गई और इस साल हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। अरे बोलो ना, क्या मुझे डिडक्शन वो अवेल हो जाएगी? तो कहा गया कि भैया वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये सेक्शन 40A3A कहता है। ठीक, अब बात करते हैं, इसको ट्रस्ट के फॉर्म में ले आते हैं। ट्रस्ट में क्या होगा कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना था, आपने इस साल उसको नहीं किया, एक्रूअल बेसिस पर उसका डिडक्शन ले लिया और एक्चुअल में उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया है, 10,000 रुपए से ऊपर का है, कैश में कर दिया है, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ ईयर 2 और उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर लेंगे, बात खत्म। ये बीच में मैंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज नहीं भी बात करेंगे तो भी आप इसको पढ़ करके समझ लेंगे
इसमें ये कहा गया है 40A सब सेक्शन 3, इसका रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये दे दिया। 40A3 क्या कहता है कि अगर आपने कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है 10,000 रुपए से ऊपर का, तो वो डिसअलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसअलाउ हो जाएगा, प्लेन वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की बात करता है 40A3, केवल रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करता। अगर आपने कोई कैपिटल नेचर की एसेट खरीदी है तो उसके लिए ये है सेक्शन 43 सब सेक्शन 1, ये एक्चुअल कॉस्ट। जब कहता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट करना है एसेट से रिलेटेड 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है और आप कैश में कर देते हैं, तो जो भी आप कैश में 10,000 रुपए से अधिक का पेमेंट करेंगे वो कैपिटल की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने कोई कैपिटल एसेट खरीदी 5 लाख, मैंने 4 लाख रुपए चेक से दिए, 1 लाख रुपए कैश से दिया, तो अब आपके लिए एसेट की कीमत मानी जाएगी टैक्सेशन के पर्पज के लिए 4 लाख और डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा 4 लाख पर, उस 1 लाख पर नहीं मिलेगा। वही सेम सिस्टम आप यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने शुरू में आपको बताया कि एप्लीकेशन हम कहाँ करें, अगर मेरे पास 100 रुपए आता है तो मुझे 85% तो अप्लाई करना है, और मैंने आज आते ही ये वर्ड यूज किया, चाहे रेवेन्यू नेचर में एप्लीकेशन करो चाहे कैपिटल नेचर में एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो 85% में अगर मैंने मान लो कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया और 10,000 रुपए से अधिक का कैश में पेमेंट कर दिया, तो अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन या तो आप उसको ट्रीट कर लो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि बोलता है, यहाँ तो आप ट्रीट मत करो एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सर आप दोनों तरफ से भिड़े हुए हैं, आप कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानो या एप्लीकेशन ऑफ इनकम मत मानो। तो नाउ वन कैन हैव द ऑप्शन इधर टू ट्रीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द एक्सेस ऑफ ₹10,000 एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम और नॉट टू ट्रीट इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, बट अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ द एसेट shall not be increased with the portion of the cash payment. One can have their own opinion or view because the act is not clear with that. तो देखा जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज क्लियर कर दी गई। धीरे धीरे चीजें अमेंडमेंट हो रही हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड हो रहे हैं, तो चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। मैंने दो ही चीजें बताई सेक्शन 40A1A कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है रेजिडेंट को, और अगर आप बिना टीडीएस के आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तब मिलेगी जब आप एक्चुअल में उसका पेमेंट करेंगे। 30% तक का डिसअलाउ हो जाएगा, 30% तक को हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट बताया मैंने 40A3A3, ये बोलता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया है इस साल एक्रूअल बेसिस पर डिडक्शन ले लिया, पेमेंट अगले साल किया, रेवेन्यू नेचर का 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश का पेमेंट कर दिया, तो कहा गया कि वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, इनकम में आ जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक्सप्लेनेशन नंबर 3A, देखिए चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है। 3A, 3B, 4 एंड 5। 3A कहता है कि अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्या मिलता है लिखा होगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, ताकि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को रिनोवेशन करवा सके। तो अगर किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई नोटिफाइड प्लेस है, अगर उनको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और नोटिफाइड प्लेस के रिनोवेशन और रिपेयर वर्क के लिए, तो कहा गया ट्रीटेड बाय सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो उसको कॉर्पस फंड मान लिया जाएगा, बशर्ते जिस पर्पस के लिए पैसा मिला है उसी पर्पस के लिए यूज हो। सोचना क्या है, यहाँ सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 के हिसाब से जब तक हम उसको यूज नहीं कर रहे तब तक हम उसको इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तब भी ठीक है। 11 सब सेक्शन 5 अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। डजंट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन, इस कॉर्पस का यूज किसी को कंट्रीब्यूशन या डोनेशन देने में नहीं किया जा सकता, और कॉर्पस का अलग से हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेक्निकलिटी है ना कुछ है। कि अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है चैरिटेबल पर्पस के लिए, अगर वो उसमें शामिल है कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा या कोई नोटिफाइड प्लेस, उनको कोई पैसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है रिपेयर रिनोवेशन के लिए उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या नोटिफाइड प्लेस के लिए, और उसको मान लिया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इनकम, कॉर्पस ऑफ द फंड मान लिया जाएगा, लेकिन उसका यूज यहाँ नहीं हो सकता। पहला कि उसी में यूज किया जाएगा जिस पर्पस के लिए मिला है, नहीं कर पाए तो आप सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में नोटिफाइड जगहों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इसका अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट या ट्रीटमेंट करेंगे, और इसका पैसा, इस पैसे को आप किसी दूसरे को कंट्रीब्यूशन या डोनेशन देने में नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन नंबर 3B, इसी एक्सप्लेनेशन के लिए, इसके लिए कहता है वेयर एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज ट्रीटेड एनी सम रिसीव्ड बाय फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस एंड सब्सिक्वेंटली
ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मान लिया जाएगा ये उसकी इनकम है। यानी ऊपर की जो मैंने 4 कंडीशन बताई ना, कॉपस का यूज उसी पर्पस के लिए होना चाहिए, अलग से डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना चाहिए 11.5 में। तो अगर इनमें से कोई दूसरे को डोनेशन और कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो उस साल की इनकम माना जाएगा जिस साल ऐसा वायलेशन हुआ है। तो 3A 3B इंटरकनेक्टेड। 4, मान लीजिए मैं कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन हूं, मुझे कहीं से लोन मिला, मैंने कोई अमाउंट बोरो किया, अब उस लोन या बोरोड अमाउंट को मैं अप्लाई करता हूं, तो कहा गया कि मैं उसका एप्लीकेशन जब मैंने लोन बोरो किया है तो और मैं अप्लाई कर रहा हूं तब ले लूंगा उसका डिडक्शन, एग्जेम्पशन, बेनिफिट, या फिर जब मैं उस लोन को रीपे करूंगा तब मैं कहूंगा ये एप्लीकेशन हुआ है। तो कहा गया जब आप रीपे करेंगे तब आप उसको एप्लीकेशन मानेंगे। ये अब क्लियर कर दिया गया है, कंफ्यूजन हटा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस फ्रॉम एनी लोन और बोरोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, लेकिन द अमाउंट नॉट सो ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, तो जो अमाउंट हम अप्लाई नहीं माने हैं, भाई नहीं माना, हमने लोन लिया, उसको अप्लाई किया, अप्लाई नहीं माना, एग्जेम्पशन या बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हमारे वो सोर्सेस का तो था नहीं, हमारा तो पैसा था नहीं, हम तो कहीं से लोन और बोरो किया था। तो कहा गया shall be treated as application in this year in the previous year in which the loan was repaid. yes, तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर 4 से ना। बात कर रहा हूं explanation number 5 and this is the last point of our section 11 subsection 1. अब जाकर हम कह सकते हैं our section 11 subsection 1 is over now. क्या कहता है इस सबसेक्शन के लिए it is hereby clarified that the calculation of income required to be accumulated without any set off or deduction application. अच्छा मैं भूल गया था, ये मैं बता दूं, ऐसे ही बता देता हूं आपको, उसको देखेंगे तो बीपीआई होगा। मान लीजिए मेरा पिछले साल 5 लाख रुपए का रिसीट, तो मुझे अप्लाई कितना करना है सर? 85%, यानी 4,25,000 मुझे उसका 85% यूज करना था। तो मैंने अप्लाई कर लिया 5,20,000, जादू मैजिक। मुझे अप्लाई कितना करना था? 5 लाख। मैंने कर कितना कर लिया? 5,20,000। मैंने दिखा दिया डेफिसिट 20,000। और नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मैंने इस साल दिखाया डेफिसिट 23-24 में मैंने डेफिसिट दिखा दिया 20,000, क्योंकि मेरे पास जो इनकम थी वो थी 5 लाख और मैंने अप्लाई कर दिया 5,20,000, तो डेफिसिट हो गया ना 20,000। अगले साल 24-25 में मेरी इनकम है 8 लाख और मैंने केवल 6 लाख, चलो 1,20,000, मुझे 15% का एग्जेम्पशन मिल जाता है, हाँ या ना? तो 6,80,000 मुझे अप्लाई करना है। मैंने 6,60,000 अप्लाई किया, 20,000 बचा, मैंने यहां दिखा दिया 20,000 डेफिसिट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर में किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। पिछले साल का हिसाब किताब पिछले साल पर छोड़ो, इस साल का इस साल देखो जी। यही है एक्सप्रेशन नंबर 5। हाँ, पढ़ लेंगे आप? यस सर। तो आज हम लोगों ने अपने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही आराम से कर लिए। नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 11(1)A देखेंगे ये, और 11(1)B, ये दो कंप्लीट करने का पर्पस रहेगा मेरा नेक्स्ट सेशन में। देखिए मैंने कहा आराम से करेंगे, जहां आपने 11(1)A 2 3 कर लिया, 4 5 6 7 दन दन आते हुए हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसका एक ही सेशन में निपटा देंगे। तो आपका अभी उम्मीद करते हैं 2 से 3 सेशन सेक्शन 11 में ही जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन ही रहे सेशन ही रहेंगे, आधे आधे घंटे तक के रहेंगे, लेकिन हाँ आप जब रिवाइज करेंगे तेजी से रिवाइज कर पाएंगे, आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।